चलिए जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमें बोलता है, इट्स एन अगेन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बताता है कि वेरियस फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज डिस्कस करे गए हैं ऊपर दिए गए पैसेज में। हमें लाइंस कोट करनी है और बताने हैं कोई भी 4 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जो कि इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं पूरा पैसेज। बोलता है, स्टॉक एक्सचेंज एक्ट्स एज अ रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। इट क्रिएट्स अ कंटिन्यूअस मार्केट वेयर द सिक्योरिटीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड। मतलब सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है, उसके लिए वो एक मतलब एक कंटिन्यूअस मार्केट क्रिएट करती है। तो अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इट गिव्स इन्वेस्टर्स द चांस टू डिसइन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट। मतलब वो डिसइन्वेस्ट और री इन्वेस्ट करने का मौका भी देती है अपने सारे कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को। थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स गेट चैनलाइज्ड इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। जो मनी है, जो सेविंग्स है, उसे हम इन्वेस्टमेंट्स में प्रोडक्टिव तरीके से एवेन्यूज में पुट अप कर पाते हैं। बोलता है, टू इंश्योर दैट द इन्वेस्टिंग पब्लिक गेट्स अ सेफ एंड फेयर डील इन द मार्केट, द मेंबरशिप ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज वेल रेगुलेटेड एंड इट्स डीलिंग आर वेल डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क। जिससे लोगों को परेशानी ना हो, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम वो लोग प्रॉपर चैनल्स, लीगल फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं। वो ये भी इंश्योर करते हैं कि ओनरशिप, वाइडर ओनरशिप हो, है ना, और न्यू इश्यूज हो, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हो, इफेक्टिव स्टेप्स लिए जाएं जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। तो आई थिंक ये बहुत क्लियर है हमारे फंक्शंस स्टॉक एक्सचेंज के जो इसमें डिफाइन करे गए हैं। पहला फंक्शन है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। मतलब हमें इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट, है ना, और डिस इन्वेस्ट करने में हेल्प करता है। मतलब अगर मुझे पैसा फिर से लगाना है मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो मैं कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अपना पैसा निकालना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू, है ना। उसके साथ में बोलता है कि वो एक कंटिन्यूअस मार्केट प्रोवाइड करता है। ये लाइन हमें बताती है ना। ये दिस इज द लाइन दैट कोट्स एक्सप्लेन्स अस। इसके बाद में आप देख सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। हम बेटा हमारी सेविंग्स को चैनलाइज कर देती है ना। तो ये हमें अगेन एक लाइन में बता रखा है उन्होंने कि हमारे सेविंग्स को चैनलाइज कर देती है, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करने में हेल्प करती है। इकोनॉमिक ग्रोथ करने में हेल्प से हमारा कहने का मतलब ये है कि वो हमें ये बताती है कि कैसे हमारी इकोनॉमी बेटर हो सकती है ना। फिर बताती है मेंबर्स को सेफ्टी प्रोवाइड करती है बेटा, बेटर ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करती है ना। तो जब वो हमें सेफ ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करती है तो हमें क्या बताना चाहती है कि वो प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क को फुलफिल करती है, प्रॉपर लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करती है, जिससे लोगों के साथ कोई फ्रॉड या धोखा, डिसेप्शंस ना हो, राइट। कोई फ्रॉड या डिसेप्शंस ना हो किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर के साथ। तो ये हमें लाइंस अगेन आई थिंक सो ये क्लियर है, दीज आर द लाइंस जिससे हमें पता चलता है। उसके साथ साथ हमें मेंबर्स में इक्विटी कल्ट भी प्रोवाइड करता है। मतलब हम इक्वल चांसेस प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक या कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ मेंबर्स को ज्यादा फोकस कर देते हैं कि आप लोग ज्यादा प्रोडक्शन करो, आप लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, आप लोग ही ज्यादा प्रॉफिट कमाओ। तो बेटा सिंपल बात है, वो इक्वल चांसेस प्रोवाइड करती है सबको। इट गिव्स इक्वल चांसेस टू एवरीबडी। तो मतलब वो फेयर डील खेलती है, इट प्लेज फेयर, है ना। हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बिल्कुल फेयरली डील करता है सारे के सारे मैटर्स में। आई होप ये क्लियर है। दिस वाज अ 4 मार्क क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20, एक और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। दिस इज अ 5 मार्क का क्वेश्चन। दिस इज अ 5 मार्क का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, राइट। दिस इज अ 5 मार्क पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। तो जैसा कि आप जानते हो बेटा, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में मेरा सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले आई रीड थ्रू द क्वेश्चन। तो लेट्स रीड थ्रू इट। बोलता है, आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एन गार्ड कंपनी ने फॉलो किया है। तो मतलब मुझे आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर,
बताने हैं कोई 2 एडवांटेजेस, 2 लिमिटेशंस जो स्ट्रक्चर मैंने आइडेंटिफाई किया है ऊपर दिए गए पैसेज में से, है ना। तो सीधी बात है, हमने अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेलेक्ट पहचानने में गलती कर दी, बेटा ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से रीड करेंगे। बोलता है वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हैव बीन वेरी कॉमन एंड क्वाइट हाई इन इंडिया. They harm our electric appliances like televisions, refrigerators, and air conditioners, often leaving them in a permanently damaged condition. N-Guard company decided to manufacture stabilizers for North India where the voltage fluctuation ranges from 220 volt to 230 volt. Once the demand for North India was taken care of, they decided to launch stabilizers varying from 90 volt to 260 volt for meeting the requirements of the voltage fluctuations in other regions of India as well. है ना। तो पहले उन्होंने फोकस किया नॉर्थ इंडिया पर। नॉर्थ इंडिया में जब उनकी कंपनी थोड़ा अच्छे से हो गई, स्टैब्लिश हो गई, फिर उन्होंने बोला 90 to 260 वोल्ट के हम स्टेबलाइजर्स को ऑल ओवर इंडिया लॉन्च करते हैं। 3 इंजीनियर्स वर अपॉइंटेड फॉर साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। मतलब हमने 3 अलग अलग इंजीनियर्स को अपॉइंट कर दिया। एज द वोल्टेज वॉज डिफरेंट इन ऑल द 3 रीजन, बिकॉज अगले ऑल तीनों रीजन में वोल्टेज की रिक्वायरमेंट और वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन था वो डिफरेंट था, है ना। दो ऑल द इंजीनियर्स वर अपॉइंटेड टू मैन्युफैक्चर स्टेबलाइजर्स बट द प्रोडक्ट डिफर्ड फ्रॉम रीजन टू रीजन, बट प्रोडक्ट जो है वो अलग था रीजन टू रीजन, राइट। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा जो पर्टिकुलर पैसेज है, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन फंक्शनल स्ट्रक्चर। व्हाई? बिकॉज हमने हमारा जो डिवीजन किया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये बेसिकली बेस्ड ऑन द फंक्शन डिस्टिंक्शन किया। तो हमने क्या करा, तीनों के केस में, तीनों ही केसेस, चारों ही केसेस में हमने अलग अलग फंक्शन के बेस पे प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। तो जैसी नॉर्थ में डिमांड वैसे हमने नॉर्थ के काम करे, जैसी साउथ में डिमांड हमने साउथ के डिमांड करे, जैसे वेस्ट में डिमांड हमने वेस्ट के हिसाब से काम किया, राइट। तो दैट इज बेसिकली डन इन फंक्शनल स्ट्रक्चर। आपको कोई भी 2 एडवांटेजेस और कोई भी 2 डिसएडवांटेजेस बताने थे। एडवांटेजेस कोई भी बता सकते हो बेटा, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन मिल सकती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो सकती है, राइट, मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ सकती है, कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है, ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय इजियर हो सकती है, और हम डिफरेंट फंक्शंस पे फोकस कर सकते हैं, राइट। तो हमें सिंपल बात है कि अगर आपने केवल हेडिंग लिखी है तो आपको केवल हाफ मार्क मिलेगा, और अगर आपने एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा है तो ही आपको फुल क्रेडिट मिलेगा, राइट। अगेन दिस वाज अ 2 मार्क का पोर्शन, आइडेंटिफिकेशन वाज 1 मार्क एंड फर्दर लिमिटेशंस के 2 मार्क्स, राइट। तो दिस वाज अ 5 मार्क क्वेश्चन। हम लिमिटेशंस डिस्कस कर देते हैं। बेटा ये बहुत ज्यादा फंक्शनल एम्पायर्स बनाने में हेल्प करता है, ये कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता, इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा रहते हैं, इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती है लोगों में जो सेम स्किल एंड नॉलेज शेयर करते हैं, राइट। तो आपको कोई भी 2 इसमें से मेंशन करने थे। आई होप इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अनदर 5 मार्कर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। बोलता है 5 पॉइंट्स बताइए जिससे हम इन्वेस्ट कर सके ऑर्गेनाइजेशन में और हमें बेनिफिट हो सके, है ना। State by giving 5 points how this investment is likely to benefit the organization. ये जो इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है, ये ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देगी, है ना। लेट्स रीड थ्रू द केस। Nisha Sethi was working as human resource manager in a famous consultancy firm KLI Global Services. Her job included preparing job descriptions, recruitment, developing compensation and incentive plans, and facilitating employee learning. They had entered into alliances with institutes to ensure continuous learning of their employees. With the job becoming more and more complex, क्योंकि job जो है वो बहुत ज़्यादा complex होती जा रही है, KLI Global Services ने large amount of money invest करा, है ना, large amount of money in making employees learn the skills necessary to complete the job. मतलब उन्होंने पैसा लगाया कि लोग ज्यादा से ज्यादा समझें कैसे इस काम को हम ढंग से कर सकते हैं। आई होप क्वेश्चन केस को रीड करके आपको एक चीज क्लियर हो रही होगी कि दिस इज द बेसिक केस ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। आपने स्टाफिंग चैप्टर में पढ़ा था कि हमें
अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से हमें क्या फायदे मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, तो बस हमें यही एक्सप्लेन करना है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को। बेटा वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी को अवॉइड करता है, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हमें फ्यूचर मैनेजर मिलने शुरू हो जाते हैं, हमारी एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस हो जाती है, और हमें इफेक्टिव रिस्पॉन्स मतलब जल्दी रिस्पॉन्सेज मिलने शुरू हो जाते हैं अपने एम्प्लॉयज से। आई होप आई एम क्लियर, इस क्वेश्चन में कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 एक ऑप्शनल क्वेश्चन है। अगर आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मोशन स्टडी टेक्निक एंड टाइम स्टडी टेक्निक को एक्सप्लेन कीजिए। 2.5 नंबर के लिए ये हैं, राइट। फर्दर आपको बोलता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें कैसे हेल्प करता है इन टेकिंग साइंटिफिक डिसीजंस, इन प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। तो मतलब मुझे इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में ये एक्सप्लेन करना है, ये जो हमारे इंपॉर्टेंसेस हैं इनको एक्सप्लेन करना है। अगेन ये भी एक 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको अकॉर्डिंगली लिखना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। देख लीजिए मोशन स्टडी में इन्होंने दे हैव गिवन यू द वेरियस थिंग्स। इट इज अ टेक्निक टू स्टडी द मूवमेंट्स व्हिच आर अंडरटेकन व्हाइल डूइंग अ वेल डिफाइंड जॉब। मतलब मैं अगर कोई वेल डिफाइंड जॉब कर रहा हूँ तो उसमें मुझे ये बताता है कि हमारे जो डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं वो कितना कितना मूव कर रहे हैं। ये मूवमेंट जो है ये प्रोडक्टिव भी हो सकती है, इंसिडेंटल भी हो सकती है, मतलब अचानक से हो गई, और कोई अनप्रोडक्टिव भी हो सकती है जिससे हमारा कोई प्रोडक्शन नहीं होता। इट सीक्स टू एलिमिनेट अननेसेसरी, मतलब इसका जो काम होता है वो ये कहता है कि अननेसेसरी एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स को खत्म करना होता है। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन में मैं हमेशा एक चीज जरूर अपने स्टूडेंट्स को एक सलाह जरूर देता हूँ कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हो तो आप पॉइंटर्स के साथ साथ, पॉइंटर्स में आंसर लिखने के साथ साथ कम से कम यू शुड गिव 4 to 5 पॉइंटर्स, ठीक है। उसके साथ साथ आप इसमें थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दोगे तो इट विल गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द एग्जामिनर, प्लस उसे लगेगा कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, राइट। 4 to 5 पॉइंटर्स सर अब हमारे लिए बनाने बड़े मुश्किल है, तो क्या करें? बेटा 4 to 5 पॉइंटर्स ऐसे बन जाते हैं, आपके 2 पॉइंटर्स तो आपके डेफिनेशन से ही निकल आते हैं। 2 पॉइंटर्स हम हमेशा डेफिनेशन से निकाल सकते हो, है ना। उसके बाद में जो रिमेनिंग 2 to 3 पॉइंटर्स हैं इसमें आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस स्टेट कर सकते हो, है ना, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो आपके बन गए ना 2 to 3 पॉइंटर्स। प्लस मेक श्योर ये जो पॉइंटर्स आप बना रहे हो ये पॉइंटर्स बहुत लंबे लंबे नहीं हो, लीविंग जस्ट द एग्जाम्पल वाला, एग्जाम्पल वाले पॉइंटर को छोड़कर ये ज्यादा से ज्यादा 2 लाइंस के होने चाहिए, 2 लाइन से ज्यादा के पॉइंटर नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स ऑल इन ऑल आपका ये 2.5 मार्क्स का जो ये पॉइंट है ये एक शीट से ज्यादा का आंसर नहीं होना चाहिए, राइट। एक शीट भी अगेन आई हैव सेड लॉट, बिकॉज 2 लाइंस के अगर मैं 4 पॉइंटर्स भी बनाता हूँ तो दैट गिव्स अस 8 लाइंस, एंड उसके साथ साथ 3 to 4 लाइंस का एग्जाम्पल, 3 लाइंस का एग्जाम्पल, राइट। तो मुश्किल से 11 लाइंस में आपका पूरा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इससे ज्यादा नहीं लिखो, बिकॉज एग्जामिनर को अननेसेसरी चीजें भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना अब एनालिसिस करने में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पॉइंटर्स के साथ साथ आप पॉइंटर्स को छोटा रखो, क्रिस्प रखो, टू द पॉइंट रखो, ज्यादा उसमें गहराई डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, राइट। सेकंड देख लेते हैं मोर टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में भी देख लीजिए वही करा है। टाइम स्टडी एक टेक्निक है जहाँ पे हम स्टैंडर्ड टाइम बनाते हैं। उसके बाद हम ये भी बताते हैं कि हमें क्या इंसेंटिव देना है अपने वर्कर को। उसके साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि वो कितना वॉल्यूम पे काम करें, कैसे करें, व्हाट इज द ऑपरेशन साइकिल। हम सारी की सारी चीजें मेजर करते हैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, राइट। अगर हम इसका और पार्ट वाला सोल्यूशन देखते हैं, बेटा ये हमारा इंपॉर्टेंस का पोर्शन है। बोलता है एक्सप्लेन करिए कैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें साइंटिफिक डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। बेटा सबसे पहले तो मुझे समझना पड़ेगा साइंटिफिक डिसीजंस क्या होते हैं, है ना। साइंटिफिक डिसीजंस क्या होते हैं? बोलता है साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं जो हम
फ्री फ्रॉम बायस के बेस पे, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ हम डिसीजंस लेते हैं, जो हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ में डिसीजंस लेते हैं। तो जो डिसीजंस हमारे बायस से फ्री होते हैं, मतलब बिना बायस के होते हैं, अनबायस्ड डिसीजंस होते हैं, दे आर बेसिकली योर साइंटिफिक डिसीजन। आपको पता है जब भी मैं कोई मैनेजमेंट में मैनेजर हूँ तो मुझे बहुत बार ऐसी सिचुएशंस मेरे सामने आती हैं जबकि मुझे अनबायस्ड डिसीजंस लेने बहुत जरूरी होते हैं। ये मुझे ये भी बताता है कि मेरा उस पर्टिकुलर टाइम पे मैंने प्रॉपर असेसमेंट किया था, मैंने प्रॉपर चेकिंग करी थी, मैंने सब कुछ चीजें ठीक ठाक वेरीफाई करने के बाद, मैंने सारी चीजें ढंग से वेरीफाई या असेस करने के बाद ही मैंने कोई डिसीजंस लिया। तो जब भी मैं कोई ऐसे टाइप के डिसीजंस लेता हूँ, आपको पता ही है ये टाइप के डिसीजंस लेने में मुझे प्रिंसिपल्स हमेशा हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं ये प्रिंसिपल्स? ये प्रिंसिपल्स हमें जेन्युइनली ये बताते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो हमें ये भी बताते हैं कि किस टाइम पर ये पर्टिकुलर काम करना हमारे लिए अच्छा है, राइट? इसके बाद में बोलता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द मैनेजर विद यूजफुल इनसाइट्स इनटू द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें ये भी बताता है कि कैसे मैनेजर्स जो हैं वो रियल वर्ल्ड में अपनी रियल वर्ल्ड की सिचुएशंस को एनालाइज कर कर, अंडरस्टैंड कर कर वो अपने करंट सिचुएशंस को फुलफिल कर सके, अपने करंट दिक्कतों को सॉल्व कर सके, राइट? चलिए नेक्स्ट सेक्शन ई पे पहुंचते हैं जो आपके 6 मार्क के क्वेश्चंस हैं। 6 मार्क के क्वेश्चंस का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, दैट इज अगेन अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। आप देख सकते हो, बोलता है हमें बताइए फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द कंज्यूमर वॉइस फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट बाय कोटिंग लाइंस फ्रॉम द अबव पैराग्राफ। मतलब कौन कौन से फंक्शंस इन्होंने परफॉर्म करे हैं, हमें लाइन कोट करनी है और एक्सप्लेन भी करनी है, बताने भी हैं। रीड कर लेते हैं एक बार पैसेज। वॉइस इज एन इंपॉर्टेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसने वर्कशॉप्स हेल्ड करी थी दिल्ली एनसीआर में दिसंबर मंथ में। द थीम वाज ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम फार्म टू प्लेट, मतलब हम ऑर्गेनिक फूड को ज्यादा से ज्यादा spread out करें, to spread awareness on the importance of organic farming and to encourage consumers to switch from conventional food that contains chemicals and pesticides to organic food। मतलब हम अपने conventional food से shift करके organic foods में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करें। बोलता है expert speakers from farmers community explain the harmful effects of usage of pesticides in farming and importance of organic food। People were informed that the organization regularly tests samples to detect adulteration like presence of heavy metals or pesticides। वो continuously check करते हैं। The results of the tests are published in their monthly magazine Consumer Voice to make people aware of the quality of different products. It also provides aid and legal advice to the consumers in seeking a remedy। मतलब वो remedy के लिए भी कोशिश करते हैं। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है बेटा? फंक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं, किसके? प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट के, राइट? तो जल्दी से एक बार इसको रीड कर लेते हैं। देख सकते हो सबसे पहला फंक्शन है हम एजुकेट करते हैं जनरल पब्लिक को अबाउट व्हाट आर देयर कंज्यूमर राइट्स बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स। स्टार्टिंग में बताया ना बेटा, उन्होंने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी थी, तो मतलब वो ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार, वर्कशॉप्स को रखकर वो ये बताते हैं कि कैसे हम कंज्यूमर राइट को फुलफिल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट फंक्शन जो हमें बता रखा है, पब्लिशिंग इन पीरियोडिकल्स अबाउट द नॉलेज जो उन्हें मिलती है। मतलब जो हमारे एम्प्लॉय, हमारे जो कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा चीजों की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स जो हम दे सकते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, रिजल्ट्स को पब्लिश करते हैं। उसके साथ साथ कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की करते हैं जिससे कंज्यूमर को ऑल बेनिफिट हो, राइट? ये देख लीजिए लाइन इसकी स्टेट हो गई। लास्ट पॉइंट बोलता है प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंट टू कंज्यूमर्स बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एड। मतलब हम वो लीगल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को जिससे उनको प्रॉपर एड मिले, उनको सारी रेमेडीज के बारे में सब कुछ पता चल पाए, राइट? चलिए मूविंग ऑन, 25th क्वेश्चन। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। जल्दी से एक बार इसका क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। दिस इज अ 6 मार्क क्वेश्चन। बोलता है
C.R. Ram Singh performed some of the functions which are required to be performed at the position he is working at. आपको बताना है बाकी के any 5 other functions और 5 functions भी explain करने हैं. बोलता है नेम करिए इंसेंटिव जो C.R. राम सिंह को प्रोवाइड किया गया है. एक बार पैसेज रीड कर लेते हैं बेटा. प्रताप सिंह इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ निसार एंटरप्राइजेस. It is an automobile parts manufacturing company. Enterprises functional structure in which jobs of similar nature have been grouped together as production, finance, marketing, human resource. Nisar Enterprise has its manufacturing unit in Manesar. The factory has been plagued with many problems for a long time, which was in knowledge of the production manager, Varun Sharma. The worker had internal differences time again and there are misunderstandings between the management and the workers. Keeping the problem in mind, Varun Sharma ने C.R. राम सिंह को अपॉइंट किया जिसके पास में 14 years का एक्सपीरियंस है और इन सबको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए. बोलता है C.R. राम सिंह met Varun Sharma understands what the management wanted. C.R. राम ने वरुण शर्मा के साथ बैठकर बताया और समझाया कि हमारी मैनेजमेंट को क्या चाहिए. What do they want? Thereafter, he met the workers and conveyed the ideas of the management to them. He also promised the workers to convey their problems to the management. In this way, he cleared the misunderstandings between them. He also sorted internal differences among the workers within a month. एक महीने के अंदर अंदर सब कुछ कर दिया. His work was acknowledged by the management and he was given a certificate of good performance along with 10% increase in salary. I hope question बिल्कुल क्लियर है कि दिस इज द बेसिक 5 फंक्शंस जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है. डे टू डे कॉन्टैक्ट करना, जॉब को ट्रेनिंग करना, हाई मोरल प्रोवाइड करना, वर्कर्स को फीडबैक देना, उसके साथ साथ एफर्ट्स को ओवरसी करना, परफॉर्मेंस करना, गुड क्वालिटी आउटपुट प्रोवाइड करना, है ना. उसके साथ साथ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना. मिस्टर C.R. राम को जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं बेटा वो बताए हैं अलाउंस इन फाइनेंशियल इंसेंटिव, एम्प्लॉय रिकग्निशन, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. मतलब उसे रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट दिया ना, तो जो सर्टिफिकेट दिया वो हो गया नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. उसके साथ साथ पे क्योंकि 10% इंक्रीज दिया सैलरी का तो वो हो गया फाइनेंशियल इंसेंटिव, पे एंड अलाउंसेस. राइट. आई होप आई एम क्लियर विद द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. अगेन अ चॉइस बेस्ड क्वेश्चन. बोलता है डिटरमाइनिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स. एक्सप्लेन एनी 6 such factors. You are the finance manager of a newly established manufacturing company. Explain any 6 factors that you will consider while determining the fixed capital requirements of a company. Straight forward सीधे सीधे questions है बेटा, इनकी straight forward discussion करना शुरू कर देते हैं. बेटा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फाइनेंशियल रिस्क के डिपेंड करने वाले फैक्टर्स हैं कॉस्ट, है ना, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट. या आप सीधा सीधा बुक से देख सकते हैं, मुझे इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है. इसके बाद में वो जो फैक्टर्स हैं आप सब जानते हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ डिटरमाइनिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. आप सीधा इसको भी बुक से रेफर कर सकते हैं. राइट. आप बेटा यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर जो मटेरियल यूज किया है दिस इज द सेम मार्किंग स्कीम जो आपके एग्जामिनर्स को दी गई थी चेक आंसर शीट चेक करते वक्त, है ना. तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है बेटा, आई एम डिस्कसिंग फ्रॉम द सेम मार्किंग स्कीम बिकॉज आप लोगों को ये भी आइडिया रहना चाहिए कि जब आप कोई एग्जाम लिख रहे हो, जब आप कोई आंसर्स लिख रहे हो तो आपके जब आंसर्स चेक होते हैं तो एग्जामिनर के पास में एक एग्जॉस्टिव मटेरियल होता है. एग्जॉस्टिव मटेरियल के साथ साथ बेटा उनके पास अपना एक्सपीरियंस भी होता है कि अगर आपने कोई चीज उससे मिलती जुलती सही लिखी है तो वो उसको काटेंगे नहीं, उसको फुल क्रेडिट भी नहीं देंगे लेकिन हाँ बिल्कुल काटेंगे भी नहीं, है ना. So this is how you have to work on. With this we come to the end of the discussion of 2019 set 3. Delhi का set 3 पेपर we have discussed. हम लोगों ने दिल्ली का set 3 पेपर अभी डिस्कस कर दिया है and we have completed the discussion of this particular paper. Right. In the upcoming videos definitely I'll be uploading some more videos. ये देख लीजिए set 3. I will be in the upcoming videos even I will be uploading the other papers also, all India,
फॉरेन, ये सारे पेपर्स की डिस्कशन भी मैं डेफिनेटली करना चाहूंगा और करूंगा। और अभी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो बनेगी बेटा, जो सेट नंबर 2 है और जो सेट नंबर 1 है, उसमें अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चंस थे, सी सारे क्वेश्चंस तो सेम नहीं थे, है ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस वर जम्बल्ड अप, लेकिन कुछ क्वेश्चंस से, हर सेक्शन में से एक एक दो दो क्वेश्चंस जो थे वो अलग थे, दे वर डिफरेंट, है ना। द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस वर सेम, प्लीज रिमेम्बर, जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस थे वो तीनों ही सेक्शन सेट्स में सेम थे, लेकिन जो सीधे सीधे थ्योरी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इन्होंने, वो सेट 2 और सेट 1 में थोड़े थोड़े अलग अलग थे। तो अब जो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, उसमें हम वही डिस्कस करेंगे, राइट। थैंक यू।